हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि हमारा होने वाला है हाउ टू बिकम आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस ऑफिसर। और देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जो कि होता है सीएपीएफ का। ये सीएपीएफ का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो किसके लिए होता है? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ठीक है, तो गाइस लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को देखिए। और गाइस हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो देखिए गाइस, हर किसी एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली। तो एलिजिबिलिटी से पहले हम बात करते हैं कि ये जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस का एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कौन करता है? तो जी हाँ, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यानी कि सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी कंडक्ट करता है। उसी तरीके से यूपीएससी क्या करता है? आईएएस आईपीएस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसका नाम होता है सीएससी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो देखिए, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी की बात की थी, तो हर किसी एग्ज़ाम की अपनी खुद की एलिजिबिलिटी होती है। तो देखिए इसमें लिखा है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड नॉट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी 21 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, और जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 32 ईयर्स है यानी कि सारे जितने भी कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके 32 ईयर्स है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 32 रखी गई है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी में 32 की बात की गई है। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन में क्या किया गया है? जो एसटी है और जो एससी है उनको 5 ईयर्स का क्या दिया गया है? 5 ईयर्स का, देखिए 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि ये जो रिलैक्सेशन है वो मैक्सिमम एज यानी कि 32 ईयर्स में अगर हम प्लस करते हैं 5 तो कितना होता है? 35 ईयर्स, सॉरी 37 ईयर्स, यानी कि 37 ईयर्स तक जो है एसटी और एससी के कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 ईयर्स का दिया गया है, यानी कि वो अगर हम मैक्सिमम एज में 32 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35, यानी कि 35 की एज तक वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो क्या 21 से लेके अगर हम बात करते हैं 32 यानी जनरल के लिए, अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए 21 से 35 तक, तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स जो हैं इसमें आ जाते हैं, लेकिन इतने सारे अटैम्प्ट्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बनाया गया है कि जिसके द्वारा जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग्ज़ाम जो सीएससी जो है यूपीएससी का जो सीएससी एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस बनने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो कितने दे सकता है। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो 6 टाइम्स तक दे सकता है, 6 अटैम्प्ट जो है वो दे सकता है। और 6 अटैम्प्ट्स किस एज तक दे सकता है? 32, जैसा हमने पहले बात की। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो वो 9 अटैम्प्ट दे सकता है। कितनी एज तक दे सकता है वो? 35 की एज तक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एसटी और एससी की, तो एसटी और एससी के पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं टिल 37 ईयर्स ऑफ एज। वही वाली बात है कि 37 की एज तक जो है एसटी और एसटी जो है वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात थी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की। अगर हम दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यानी कि आप ग्रेजुएशन कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन की हो, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन में आप बेसिकली ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, चाहे आपने हिंदी से की हो, चाहे वो इंग्लिश से की हो, वो मैटर नहीं करता है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें लिखा है एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने ज़रूरी है। तो ये बात थी हमारी एलिजिबिलिटी की, और बेसिकली एज रिलैक्सेशन को लेकर था। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम उस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं यूपीएससी का जो सीएससी यानी कि जो यूपीएससी या सीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए, और इससे रिलेटेड इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए,
तो आपको सिलेबस क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होता है। तो देखिए पहले हम सिलेबस को डिवाइड करने से पहले हम स्टेज देखते हैं। स्टेज क्या है हमारा, देखिए स्टेज सिंपल सी बात है, स्टेज जरूरी है हमें जानना, क्योंकि सिलेबस तभी हमें सिलेबस हम स्टेज वाइज देखेंगे, क्योंकि अगर स्टेज हमें नहीं पता होगा कि किस स्टेज में कौन सा सिलेबस आएगा या किस स्टेज में किस तरीके का सिलेबस पूछा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, स्टेज फर्स्ट, तो स्टेज फर्स्ट होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्री एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी कि 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। और ये 2 पेपर्स बेसिकली एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो 2 पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इन पेपर्स की, तो पेपर फर्स्ट जो होता है, यानी कि मैंने बात की ना 2 पेपर होते हैं, तो पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखिए इसको वैसे तो हम पेपर फर्स्ट को जनरल स्टडी के नाम पे जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस हमारा है हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जर्नल साइंस, एनवायरनमेंट, न्यूज़, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज़। ये इस एग्ज़ाम में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, उसमें आपके ये सारे सिलेबस कवर किए जाते हैं, ठीक है। और ये पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बेटा, 200 मार्क्स का। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, क्योंकि इसमें पेपर 2 भी होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 क्या है, देखिए पेपर 2 भी जनरल स्टडीज़ के नाम से हम इसे जानते हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है वो पेपर 1 से डिफरेंट होता है। ये सिलेबस जो होता है वो होता है आपका रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, लेकिन ध्यान रखिए मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ 10th लेवल तक का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश कंप्रहेंशन, यानी कि जो ये एग्ज़ाम में है बेसिकली ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, इसको चेक करने के लिए एग्जामिनेशन जो है लिया जाता है आपसे, यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम भी आपका 200 मार्क्स का होता है। ऊपर वाला भी 200 मार्क्स का था देखिए, और ये भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है, नोट लिखा हुआ है पेपर 2 ओनली क्वालिफाइंग, यानी कि जो ये पेपर 2 जो आपसे लिया जा रहा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि जो रैंकिंग बनाई जाएगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, मतलब अगर आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके लिए जो रैंकिंग बनाई जाएगी, जो फाइनल रैंकिंग तैयार की जाएगी, उसमें इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होगा। यानी कि आपको सिर्फ ये जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी 200 में से कम आपको 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी जाके आप जो है ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। लेकिन इस वाले में आपकी ये जो एग्ज़ाम हो रहा है प्रीलिमिनरी का, यानी जो प्री का ये एग्जामिनेशन हो रहा है, ये आपका ये तय करेगा आपकी जो आप प्री को क्लियर करने लायक हैं या नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ये हमारा था स्टेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करते हैं तो स्टेज फर्स्ट के ये एग्जामिनेशन से ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन जो है वो एक ही दिन, यानी कि जो आपको टाइम मिलेगा, मतलब गैप मिलेगा दोनों पेपर में, उसी दिन एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट का ये एग्जामिनेशन था और इसका सिलेबस था। अच्छा, आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं स्टेज 2 की, स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि मेंस, क्योंकि ये सेकंड 2 है तो इसमें सिलेबस भी काफ़ी कह सकते हो कि ज़्यादा होगा। तो देखिए इसको हम रिटर्न एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि वो जो पेपर था आपका फर्स्ट, अगर हमने देखा था फर्स्ट स्टेज में जो आपके दोनों पेपर थे बेसिकली, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि पेपर जो आपका फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड था वो आपके दोनों के दोनों क्या थे बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेज 2 के एग्जामिनेशन की, तो बेटा ये हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन है। कैसा एग्जामिनेशन है हमारा, रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप था, आपने उसमें मार्क किया था, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए पहला जो सिलेबस होता है आपका, सिलेबस से स्टार्ट करते हैं हम, पहले ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है। पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो उस मेंस में जो पहला आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो ऐसे राइटिंग का होगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग के बाद आपका क्या होगा, ये ऐसे राइटिंग जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन है उसके अंदर इंग्लिश क्वालिफाइंग ये होगा 300 का, यानी कि इंग्लिश का एक एग्ज़ाम होगा जो कि बेसिकली सबके लिए कंपलसरी है, वो 300 मार्क्स का होगा। ये 250 का होगा ऐसे राइटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है,
एंड एनी इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। और ये 300 मार्क्स का। बेसिकली ये बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज दर्ज है उसमें से किसी एक लैंग्वेज का आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ इसका भी एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 250 मार्क्स का जो पेपर एसए का हो रहा है, इसके मार्क्स जो है फाइनल रैंकिंग में जोड़े जाएंगे। लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग और ये जो भी पेपर आप दोगे, जो भी लैंग्वेज पेपर आप दोगे, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये 300 मार्क्स जो है ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि ये पेपर में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपके ये जो मार्क्स है वो आगे काउंट नहीं होंगे फाइनल रैंकिंग के टाइम पे, सिर्फ एसए के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इन सब के बाद, यानी कि ये जो पेपर्स अगर आपके हो जाते हैं तो उसके बाद किस तरीके का पेपर होगा, तो देखिए 4 जर्नल स्टडी के पेपर आपके क्या किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। 4 यानी कि पेपर फर्स्ट होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, और पेपर 3 में क्या होगा, और पेपर 4 में क्या होगा। यानी कि ये जो पेपर्स हैं आपके, अगर हम बात करते हैं इन पेपर्स की अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तो देखिए पेपर्स में जो आपके फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, देखिए 1 बाय देख लेते हैं हम। पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 का नाम जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, सबका नाम मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 सबका जो पेपर का नाम होगा जनरल स्टडीज़ होगा, लेकिन इसका सिलेबस होगा वो डिफरेंट होगा। तो देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, बेसिकली पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी कि बेसिकली ये जो पेपर है वो किसके ऊपर बेस होगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मैंने आपको दोबारा बता दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 जो है वो भी जनरल स्टडीज़ है, जो आपको मैंने बता दिया। देखिए आगे इसमें सिलेबस क्या है, इंडियन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये भी आपका ये 250 मार्क्स का होगा। बेसिकली ऊपर वाला भी 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये भी 250 मार्क्स का होगा। यानी कि 250 मार्क्स के ये 2 पेपर हो गए। उसके बाद एक थर्ड पेपर होगा, ये भी थर्ड पेपर जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। इस सिलेबस के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी लेटेस्ट चीज़ें मतलब इन्वेंट किए जा रहे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये भी एग्ज़ाम जो है वो 250 मार्क्स का होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारे पेपर्स जो हैं आपके, जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और ये पेपर 4, ये सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो 250 मार्क्स के होने वाले हैं। देखिए अब पेपर 4 की अगर हम बात करते हैं, पेपर 4 की, तो ये भी जनरल स्टडीज़, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स जो आपके 250 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और ये जो पेपर्स हैं बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फाइनल रैंकिंग में। जो आपको IAS या IPS या IFS का रैंक दिलवाने में ये जो 4 पेपर्स हैं ये आपके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो आपका फाइनल रैंकिंग बनाते टाइम पर जो मार्क्स काउंट होंगे उसमें आपके एक तो ऐसे राइटिंग का होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ये लैंग्वेज पेपर है और जो आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग है इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ऐसे हो गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, देन पेपर 4, इनके मार्क्स जो हैं वो फाइनल लिस्ट के टाइम पे काउंट किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनाते टाइम पे 2 पेपर और होते हैं, उसके मार्क्स भी काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, देखिए दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ऑप्शनल। इसमें लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन यू विच यू विल सेलेक्ट। ठीक है, यानी कि आप जो सेलेक्ट करते हो उस आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वही एग्जामिनेशन जो है आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इस तरीके के पेपर्स होंगे। उनमें से आपको एक जो है सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसके जो पेपर हैं वो 2 पेपर होंगे। यानी कि अगर आपने पॉलिटी सेलेक्ट किया, ठीक है, या हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे कि मान के चलो आपने पॉलिटी सेलेक्ट कर लिया, तो पॉलिटी के 2 पेपर होंगे जिसका नाम होगा ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ठीक है, यानी कि 2 पेपर होंगे, और ये भी 250 मार्क्स का होगा और ये भी 250
मार्क्स होगा, यानी कि दोनों पेपर जो है ऑप्शनल जो है वो 250 मार्क्स के कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके 4 पेपर्स ऊपर के हो गए और ये जो बाकी 2 पेपर हो गए, ठीक है, ये बेसिकली आपके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में ऐसे भी है, ठीक है, और जो 2 पेपर थे मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए 2 पेपर जो मैंने आपको बताया था, बार बार आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश क्वालिफाइंग और जो आपका 8 शेड्यूल के अंदर जो भी लैंग्वेज पेपर है वो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे के पेपर 1 के और पेपर 1 के एंड पेपर 2 के, पेपर 3 के, पेपर 4 के मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो ऑप्शनल के भी मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल किस तरीके से होगा, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके पेपर जो होंगे वो 2 पेपर होंगे जिसको हम ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 के नाम जानेंगे, यानी कि ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, और इस स्टेज 3 को बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी ये जो है आपका एग्ज़ाम जो है, सॉरी, ये जो इंटरव्यू जो है आपका वो 275 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी वो इस मार्क्स के बेस पे भी होगा। यानी कि इंटरव्यू तो होगा ही, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया है यूपीएससी का, तो आपका स्टेज 3 में पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, और उसके अंदर आपको रैंक दी जाएगी, जो आपकी रैंक मिलेगी, जो आपके मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पे क्या किया जाएगा, रैंक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 257 मार्क्स का होगा। तो गाइज़, पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि आप जिस स्टेट के अंदर रहते हैं वहाँ की कुछ स्पेशल थिंग पूछी जा सकती है, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं वहाँ के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, आपकी हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने स्कूल लाइफ में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की, और आप बेसिकली आप आईएएस आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या करोगे आईएएस बन के, ये सारी चीज़ें आपसे जो हैं वो पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आईएएस बनने जा रहे हो तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, अगर दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।